झारखंड वाला फॉर्मूला बिहार में अपनाया जाएगा कि एक सवर्ण समाज और एक मुस्लिम समाज से बिहार में कांग्रेस को डिप्टी सीएम देना ही होगा कि कांग्रेस और राजद का रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त न हो जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। बिहार में महागठबंधन में सीटों का महापेंच फंस चुका है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसकी दावेदारियां तो सार्वजनिक हैं, लेकिन सीटों को लेकर कोई फाइनल समीकरण अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। कांग्रेस पिछली बार 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे मात्र 19 सीटें आई थी। इसके बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। महागठबंधन का लचर प्रदर्शन, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का ही था और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव एक बार फिर से 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो अब 6 महीने दूरी पर हैं, उसमें ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस के पिछले बार के रिजल्ट की वजह से तेजस्वी यादव और उनका कुनबा काफी डरा हुआ है। चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, जिन राज्यों में कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग लड़ी थी या क्षेत्रीय जो गठबंधन इंडिया गठ के दल थे उनसे अलग चुनाव लड़ी थी, वहां रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं। हरियाणा और अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये दो स्टेट्स इस बात का चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस के बिना ना तो केजरीवाल को कुछ मिल पाया, ना हरियाणा में ही कुछ हो पाया। दोनों जगहों पर कांग्रेस की भी स्थिति अच्छी नहीं रही। दिल्ली में तो तीसरी बार कांग्रेस के पास 0 विधायक आए, लेकिन कांग्रेस खुशी मना रही थी। कांग्रेस इस बात की खुशी मना रही थी कि जो केजरीवाल कांग्रेस को इज्जत नहीं दे रहे थे, जो गठबंधन में एक सम्मानजनक समझौता नहीं कर पा रहे थे, उन्हें सत्ता से हटा दिया। खैर, बिहार में परिस्थितियां अलग है। लालू यादव और कांग्रेस का और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी का रिश्ता बढ़िया है। राहुल गांधी को भी वो अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। कई बार दोनों परिवारों के अच्छे रिश्ते सार्वजनिक रूप से देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से इस बात का डर लग रहा है कि कांग्रेस और राजद का रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त न हो जाए। कम से कम दिल्ली और हरियाणा वाला मामला यहाँ रिपीट ना हो जाए। देखिए, कांग्रेस ने पहले तो बिहार में जो प्रभारी हैं कृष्णा अलवरू, उन्हें भेजा था, जो कि अग्रेसिव है और काफी युवा हैं। इसके बाद शाहनवाज आलम भी बिहार में जो उप प्रभारी बनकर आए हैं, सब प्रभारी, वो भी लगातार मौजूद हैं। दोनों का बयानबाजी भी बहुत अग्रेसिव है। जहां कृष्णा अलवरू सवर्ण समाज से आते हैं, वहीं मुस्लिम समाज से शाहनवाज आलम है। कांग्रेस ने, आपको याद होगा, इससे पहले एक बड़ी डिमांड भी रख दी है कि एक सवर्ण समाज और एक मुस्लिम समाज से बिहार में कांग्रेस को डिप्टी सीएम देना ही होगा, तभी कांग्रेस गठबंधन में रहेगी। सीटों को लेकर भी कांग्रेस 70 से नीचे आने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट अध्यक्ष तो 70 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। खैर, अंततः तो बैठकर ही फैसला करना है, लेकिन विवाद बहुत ज्यादा उठ गया है। अब सीटों के समझौते से आगे मामला बढ़ गया है। तेजस्वी के चेहरे पर ही परहेज हो गया है। तेजस्वी रहेंगे अगर सीएम का चेहरा, तो कांग्रेस बाहर चली जाएगी, यहां तक मामला आ गया है। देखिए, कायदे से दिल्ली हरियाणा जब आप देखते हैं तो आपको बगल में झारखंड भी देखना होगा। झारखंड में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ लड़ी, वहां पर जेएमएम के साथ लड़ी और जेएमएम में फिर से सरकार बना ली। तो क्या झारखंड वाला फॉर्मूला बिहार में अपनाया जाएगा? देखिए, झारखंड की परिस्थितियां अलग थी। वहां पर कांग्रेस अलग तरीके से गठबंधन भी की हुई है, लेकिन कमोबेश स्थितियां सेम है गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर। तो क्या झारखंड वाला समीकरण बिहार में कांग्रेस इस्तेमाल करेगी? देखिए, इसको लेकर 2-3 तरह की बातें सामने आई हैं। मैं आपको विस्तृत तौर पर बताने वाला हूं कि कौन क्या कह रहा है। संगठन के बिहार के जो प्रभारी हैं कृष्णा अलवरू, जिनके पास कहीं ना कहीं इस बात की ताकत भी है कि वो गठबंधन को लेकर अंतिम जो निर्देश है, जो रिपोर्ट है, वो प्रस्तुत करे आला कमान के पास, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास में, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में। इसको लेकर कृष्णा अलवरू काम पर लग गए हैं और बयान जो वो दे रहे हैं, उन बयानों को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको इतना समझ में आ जा रहा है कि कृष्णा अलवरू एक नए रणनीति के तहत बिहार में आए हैं और उनके पास एक नई स्ट्रैटेजी है बिहार के चुनाव को लेकर। कांग्रेस इस बार या तो सम्मानजनक सीटें लेगी, अपनी बातें
राजद से मनवाएगी या फिर 2020 के चुनाव की तरह वो चुपचाप बैठकर देखती नहीं रहेगी। कांग्रेस के जो लवरू हैं प्रदेश प्रभारी, उनका दावा है कि 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब नहीं हुआ था, बल्कि राजद और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से यह हुआ है। 2024 के रिजल्ट की बात करते हुए उनके जो उप प्रभारी हैं शहनवाज आलम, उन्होंने तो ये तक दलील दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप बिहार में प्रदर्शन देखिए, राजद कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर उतनी ही सीटें जीती जितना कि मात्र 7 सीटों पर हमने लड़कर जीता है। विनेबिलिटी बड़ी रही है कांग्रेस की, और इसके आधार पर ही कांग्रेस कह रही है कि सीटों का बंटवारा बिहार में होना चाहिए। शहनवाज आलम के इस बयान से राजद इत्तेफाक नहीं रखेगी, ये बात स्पष्ट हो चुका है। उनके जो प्रदेश प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस अपने बिहार में संगठन को भी देखे, अपने प्रदर्शन को भी देखे और उसके बाद आकलन करे। बिहार में खबर यह भी आई है कि तेजस्वी यादव इस बार कई युवा सीपीआई के और लेफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस बार दाव देना चाहते हैं। वो मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम बनाकर उन्हें भी 40 के आसपास सीटें देना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस की जिद महागठबंधन के लिए भारी पड़ जाएगी, और ये बात कहीं ना कहीं भांप लिया है कांग्रेस के नेताओं ने। जहां कांग्रेस के विधायक तेजस्वी पर खुलकर हमला कर रहे हैं, वहीं अजीत शर्मा जो कि सीनियर नेता है, सीएलपी लीडर रह चुके हैं और इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़े थे भागलपुर से, वो वहां के विधायक भी हैं, और उन्होंने दावा किया है कि हम बिहार में तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सब कुछ हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर राजद हम पर पिछले चुनाव की तरह चीजें थोपना चाहेगी तो कहीं ना कहीं इसका जो माकूल जवाब है वो देना हम जानते हैं। पिछली बार जो कुछ हुआ है और जिस तरह से मोनोपोली लोकसभा चुनाव में राजद ने की, उसका असर ये हुआ कि कुछ सीटें हम और हार गए, वरना इससे भी बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का होता। 2020 में भी ऐसा ही हुआ। पप्पू यादव की दलील भी दी गई कि पप्पू यादव जिस तरह से इस बार चुनाव जीते हैं और फिर कांग्रेस साथ आ गए हैं, ये भी तमाचा है राहुल गांधी के तेजस्वी यादव के चेहरे पर, और ये इशारा करता है इस बात का कि कांग्रेस अपने दम पर भी काफी मजबूत है। इसके अलावा तारिक अनवर जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, कई बार पार्टी से बाहर अंदर होते रहे, एनसीपी में भी गए हैं, लेकिन अब वो पार्टी के सांसद हैं और कटिहार से वो चुनाव जीते हुए हैं। कटिहार से चुनाव जीतने के बाद उनकी कद पार्टी में बढ़ी भी है, और उन्होंने तो अल्टीमेटम ही दे दिया है कि जल्द से जल्द पार्टी का आला कमान जो है वो तैयारी करे कि गठबंधन करना है या नहीं करना है, वरना दिल्ली और हरियाणा के तर्ज पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं भी आते हैं तो केजरीवाल वाली दवाई तो दी जा सकती है, इस आरोप में ये बात उन्होंने कही है। ऐसे में उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि अगर यदि हमें झारखंड की तरह चुनाव जीतना है और भाजपा को रोकना है तो इसके लिए वक्त से पहले हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि कई सूत्रों से खबर आ रही है कि भाजपा और जदयू के सीटों का समीकरण लगभग तय हो गया है, ऐसे में हम पिछड़ क्यों रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं नुकसान हमारे गठबंधन को होगा। इसके अलावा शकील खान जो कि विधायक हैं कांग्रेस के बिहार के, इन्होंने भी 2 डिप्टी सीएम वाले तर्ज को फिर सामने रख दिया। यही वो नेता है जिन्होंने पहली बार भी डिमांड की थी इस बात की। वो खुलकर कह रहे हैं कि एक मुस्लिम और एक सवर्ण हमारी तरफ से डिप्टी सीएम घोषित होकर ही हम चुनाव में जाएंगे, अन्यथा कुछ भी घोषित नहीं होगा। और चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें सरकार बनाते समय ये फैसला कांग्रेस का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर करेंगे कि बिहार का सीएम कौन होगा महागठबंधन का। देखिए, इससे पहले एनडीए में भी यही हुआ था। जिस तरह से अमित शाह ने पेच फंसा दिया था कि जो विधायक दल होगा वो तय करेगा कि सीएम का कैंडिडेट कौन होगा, जिसके बाद नीतीश की बहुत नाराजगी सार्वजनिक हुई थी। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लगाए गए थे कि जब बात बिहार की हो तो नीतीश कुमार की हो। इसी तरह से तेजस्वी यादव के नाम को लेकर जैसे ही संशय कांग्रेस ने क्रिएट किया, वैसे ही बड़ा विवाद शुरू हो गया है। राजद इस विवाद में एक बड़ा हिस्सा तो राजद का आग डालने की कोशिश कर रहा है, पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहा है, और एक हिस्सा किसी तरह से बात घुमाकर इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। खुद तेजस्वी यादव भी जब पत्रकारों से बात कर रहे थे आज, तो ये उनके समक्ष रखा गया कि कांग्रेस ने तो आपके नाम को ही रिजेक्ट कर दिया, क्या कहना चाहिएगा इस पर। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से है, बिहार के लोग जो बोल रहे हैं ये उनकी इच्छा हो सकती है,
हमने भी ये नहीं कहा कि मैं ही सीएम का दावेदार हूं, हालांकि उनकी पार्टी लगातार उन्हें सीएम का चेहरा घोषित कर रही है, वो भी खुद को सीएम का चेहरा मानकर चल रहे हैं, लेकिन मीडिया के समक्ष वो हम्बल बने और उन्होंने कहा कि मेरे नाम को लेकर कोई ऐसी तो जबरदस्ती है नहीं। जब चुनाव जीतेंगे और विधायक दल बैठेगा तो निश्चित ही उसके बाद ही ये सब चीज तय होता है। फिलहाल चुनाव लड़ना और मजबूती से लड़ना, ये सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि इस तरह का कोई विवाद। ऐसे में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के रिश्ते अलग अलग हो सकते हैं। इस चुनाव में जिस तरीके से प्रभारियों का चयन किया गया है, 2 युवा प्रभारी, दोनों कांग्रेस के पुराने जो वोट गठजोड़ था कांग्रेस का, उसी आधार पर चुने गए हैं। कांग्रेस दिल्ली के तर्ज पर जिस तरह से बिहार पहुंची है और राहुल गांधी के चेहरे पर इंडिया गठबंधन में जिस तरह से लालू यादव ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद देश भर में चर्चाएं हुई कि राहुल गांधी का चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा लेकर हम आगे बढ़े। इसके बाद अब लग रहा है कि कांग्रेस और राजद के रिश्ते धीरे धीरे अलग होते जाएंगे। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को भी राजद ने जिस तरह से प्राथमिकता देनी शुरू की है, एक नॉन कंट्रोवर्शियल बड़ा वोट बैंक उनका है, उसकी वजह से उनके सीटों के बंटवारे को लेकर, उनके डिप्टी सीएम बनने को लेकर राजद में इस तरह से हामी सी भर दी है। इसके बाद कांग्रेस थोड़ा सा अपने आप को पीछे महसूस कर रही है, तिरस्कृत महसूस कर रही है, अपमानित महसूस कर रही है, या फिर लग रहा है कांग्रेस को उसका धोखा हो रहा है। ऐसी स्थिति में लेफ्ट की पार्टियां और वीआईपी के साथ राजद बिहार का चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस कोई नया समीकरण, तीसरा गठबंधन या ऐसा कोई गठजोड़ बना सकती है जिसके चलते दिल्ली वाला खेल बिहार में फिर से रिपीट हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार में दिल्ली वाला जो समीकरण है वो कांग्रेस लागू कर देगी? क्या इसमें सफल रहेगी कांग्रेस? और क्या तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनने के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन क्लब अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।